नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज के पेपर में हम बात करने वाले हैं, आज के पार्ट में बात करने वाले हैं, आपके मॉडल पेपर की बात करेंगे। यह मॉडल पेपर आपका सेकंड होने वाला है। इसके पहले जो हम मॉडल पेपर कंप्लीट करेंगे, ये वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस आपका लगभग सेम ही है। और इस पे हम आपके 120 क्वेश्चंस करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन पेपर होने वाला है जो 2023 में, ये सारे संभावित प्रश्न हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। इसके पहले जो पहला अगर मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो इंड स्क्रीन पर आपको दे दिया जाएगा, या आई बटन पे यहाँ पे लिंक भी आप लोगों को मिल जाएगी। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। ये 120 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए आपके हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी भाषा की, जिसमें से पहला प्रश्न है। और अभी पेडागॉजी की 7 PM में हमारी जो लाइव क्लास चलती है, उसके बाद दोस्तों जो आपके पहला पार्ट है, पहला भाग जो 30 नंबर का आना है, उसके हम कंप्लीट करने जा रहे हैं 7 PM में। दो आपके क्लासेज जल्दी शुरुआत होने वाली है। अभी पेडागॉजी की चल रही है रिवीजन। इसके बाद आपका पार्ट आ का, जो सभी के लिए पार्ट ए इम्पॉर्टेंट है, पहला पार्ट है 30 प्रश्नों के लिए, जहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और पेडागॉजी के प्रश्न आने हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस शुरुआत होने वाली है। तो 7 PM में लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, सभी लोग बताइए। तो भारत का पहला जो समाचार पत्र हो जाता है वह था बंगाल गजट। क्या होगा? भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, जो कलकत्ता से आपके 1779 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी का प्रथम समाचार जो पत्र कहलाता है वह उदंत मार्तंड कहलाता है। हिंदी का अगर प्रथम समाचार पत्र आता है तो उदंत मार्तंड है, जो कि 1826 एक साप्ताहिक था, और इसके संपादक जुगुल किशोर शुक्ल थे। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था वह बंगाल गजट। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जो है वह उदंत मार्तंड की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। समाचार पत्र रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि प्राप्त हुए हैं, तो ये किससे प्राप्त हुए हैं? उत्तर से, पश्चिम से, दक्षिण से या पूर्व से प्राप्त हुए हैं? तो समाचार पत्र रेडियो, टेलीविजन, जो इंटरनेट है, ये आदि किससे प्राप्त हुए हैं? पश्चिम से प्राप्त हुए हैं। समाचार पत्र रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, ये कहाँ से है? पश्चिम से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की कितनी संख्या है? हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या देखा जाए तो टोटल 31 है। 15 आपके जो होते हैं वह स्पर्श, 15 जो होते हैं वह स्पर्श व्यंजन है। 4 आपके अंतस्थ व्यंजन है, और इसमें एक आपका उच्छिप्त व्यंजन भी शामिल है और गहरा स्वर शामिल है। तो टोटल कितने हैं? अल्पप्राण वर्णों की संख्या 31 है टोटल। इनमें से किस शब्द में जो है ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा। तो ऋषि की मात्रा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो किस में प्रयोग हुआ है? तो वो वृष्टि में आपका ऋषि का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुसार के प्रयोग का सुझाव इनमें से जो श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा? तो जो ता उच्चारण स्थान है हमारा दंत कहला जाता है। तावर के जो भी आते हैं, ता था दा धा ना, और ला और सा इसमें दंत वर्ण कहलाते हैं। ला सा कौन होते हैं? दंत वर्ण कहलाते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श में बोले जाने वर्णों को दंत वर्ण कहा जाता है। तो अगर दंत वर्ण आता है तो ला और शा,
ये हमारे दंत वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसे क्या कहा जाता है? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उनको कहा जाता है अनुनासिक स्वर। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो जो ला हमारा कहलाता है वह अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये 4 वर्ण है जो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ का अर्थ क्या होता है? भीतर रहने वाला या अंदर का या भीतरी मन में रहने वाले। या, रा, ला, वा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जो ऑलरेडी स्क्रीन पर आपके आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग नोट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जो है जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा? तो हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो इनमें से जो भेद अंतर्गत आएगा वह आपका होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। लेकिन विभक्त स्वर आपके इस भेद के अंतर्गत नहीं आएगा। इसलिए करेंट क्वेश्चंस हमारा जो डी ऑप्शन दिया है वह सही हो जाएगा। विभ्रत जो स्वर होते हैं, ओपन वोवेल्स जो होते हैं या निम्न स्वर लो वोवेल्स जो होते हैं, ऐसे स्वर ध्वनि होती है जिसमें जीव को मुंह में जितना संभव हो सके उतना नीचे और तालु से दूर रखा जाता है। जैसे आ, ये क्या हो जाएंगे? विभ्रत स्वर कहलाते हैं। इसलिए हिंदी स्वरों के वर्गीकरण में जब जीव के भाग से के आधार पर किया जाता है तो अग्र, मध्य और पश्च स्वर आता है, आपका विभ्रत स्वर नहीं आता है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो आप सभी लोग जानते हैं ए, ऐ, ओ ये हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं, लेकिन उ आपका संयुक्त स्वर नहीं है। उ जो हमारा क्या है? एक मूल स्वर है। बाकी जो दिए गए हैं आपके संयुक्त स्वर दिए गए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द दिया गया है? तो अंक जो दिया गया है यह हमारा तत्सम शब्द हो जाएगा। इसका तद्भव रूप क्या होता है? आंख। अगर अंक का तद्भव पूछा जाए तो तद्भव रूप हो जाएगा आंख। और आंख का तत्सम रूप अर्क, और आंख का तत्सम होगा अर्क जो पहला दिया गया है। आग अगर पूछा जाए आग का तत्सम रूप क्या है तो वो हो जाएगा, आग का क्या हो जाएगा? अर्क हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अगर आंत का पूछा जाता है तो आंत का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आत्र, आत्र हो जाएगा। और अंजलि का शुद्ध रूप जो होता है वह छोटी ली होना चाहिए, बाकी सब सही है, छोटी ली होना चाहिए। शुद्ध रूप अंजलि क्या होता है? शुद्ध रूप इसका होता है अंजलि, छोटी ली। तो यहाँ पे हमारा जो तत्सम पूछा जा रहा है तो अंक हमारा यहाँ पे तत्सम हो जाएगा। हरिद्रा शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो हरिद्रा शब्द का जो तद्भव रूप होता है वह होता है हल्दी, और हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा। हरिहार, तो हरा शब्द का कोई संबंध आपके हरिद्रा से नहीं है, हरा का कोई भी संबंध नहीं है। ना ही आपके हरि का है ना ही हार का है, तो किसका संबंध है? हल्दी। इनमें से किताब शब्द क्या है दोस्तों? तो जो किताब शब्द हो जाती है हमारा विदेशज शब्द हो जाता है। जो सब विदेशी भाषा के हैं लेकिन हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रचलन हो रहा है, ऐसे सब विदेशी शब्द कहे जाते हैं। जैसे अक्ल, अमीर, इज्जत, किस्मत, अफसोस, कुली, तौलिया, स्कूल, मुगल। ठीक है, ये सारे हमारे विदेशज कहलाते हैं। इनमें से अपील शब्द क्या कहलाता है? तो इनमें से जो अपील शब्द हमारा हो जाता है वह यह विदेशज हो जाता है। और क्योंकि यह शब्द अंग्रेजी से लिया गया है, हिंदी में प्रयोग आवेदन पत्र में लिखने के लिए किया जाता है, तो अपील आपका विदेशज हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है,
कि इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना हुआ है। जी हाँ, एक से अधिक उपसर्गों से, और वह है पर्यावरण। पर्यावरण शब्द दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। किसका किसका? एक परि का हुआ है और एक आ का हुआ है। परि आ वरण, दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो पर्यावरण की बात करते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो आत्मत्याग शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आत्म आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो प्रादेशिक शब्द में दोस्तों आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग प्रत्यय अवश्य पूछा जाता है, ये तो हिंदी में कह सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। तो रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय आपका ईमा प्रत्यय हो जाएगा। और ईमा तद्धित प्रत्यय होता है। धातुओं को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे जो बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्धितांत कहा जाता है। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? वह होता है सखी धन आगमन। इसमें यण स्वर संधि है। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद भिन्न स्वर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई का या और ऊ और बड़ा ऊ का वा तथा ऋषि का रा हो जाता है। जैसे अति धन उत्तम, तो अति उत्तम में क्या हो जाता है? अत्युत्तम होता है। जैसे आपका छोटा बी एंड धन ऊह लिखा हुआ है, बी धन ऊह, तो क्या हो जाएगा? व्यूह हो जाएगा। चक्रव्यूह बोलते हैं ना, वैसे व्यूह हो जाएगा। जैसे स्वच्छ का होता है, तो स्वच्छ में क्या होता है? सुधन अच्छ, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद बताना है। सच्छास्त्र, इसका समुचित जो संधि विच्छेद होगा सतधन शास्त्र हो जाएगा। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। जहां तू के बाद सा आए तो ता का चा तथा सा का छा में परिवर्तित हो जाता है। किसका होता है? जब तू के बाद कोई भी शब्द आता है, जहां पे सा आता है तो यह आपके ता में परिवर्तित हो जाता है। अगर चाय आता है तो आपके, ठीक है, जहां तू के बाद सा आता है, तू के बाद सा आता है तो ता आपका किस में परिवर्तित होता है? ता होता है आपके चा में परिवर्तित। और जो सा होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है? आपके छा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आपका उत धन श्रृंखला बराबर उत्श्रंखल, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि प्रत्यंग किस समास का उदाहरण हो जाएगा। तो प्रत्यंग जो होता है ये आपके अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाता है। क्योंकि जिस समास में पूर्व पद अव्यय होता है अर्थात पूर्व पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये क्या है? आपके अव्ययी भाव। तो प्रत्यंग भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है मृग नयन में कौन सा समास हो जाएगा। तो मृग नयन में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि जिस समासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो उसे पूर्व पद का उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल नील कमल, नीला है जो कमल। मृग नयन, मृग है नयन। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए आपका विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं।
अगला कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प होता है। जरा मेरी सहायता कीजिए। ये क्या हो जाएगा? यह आपका विद्यार्थ हो जाएगा। यहाँ पे इस वाक्य में विद्यर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब आप कहते हैं कि आपकी बात सुनकर सुनने वाला कुछ क्रिया करे, तब इस क्रियार्थ का प्रयोग होता है। जरा मेरी सहायता करें, मतलब आप जब आप कुछ कहें और आपकी बात सुनकर वह सुनने वाला क्रिया करे, कार्य भी करे, तो जब आप कहते हैं जरा मेरी सहायता कीजिए, तो सहायता करेगा। इस प्रकार को विद्यर्थ वाक्य कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य का भेद करना है। कि पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख गया? पुस्तक बाजार में महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। इसलिए शब्द यहाँ पे हुए, ये मिश्र वाक्य का पहचान। तो वाक्य का सही भेद हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे की आए, इसलिए आए, ठीक है। जहां शब्दों को, दो शब्दों को जोड़ दे, दो वाक्यों को जोड़ दिया जाए, मिश्र वाक्य की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो, उसके साथ अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो, उसके ये वाक्य में जो दिए रहते हैं, जो हमारे मिश्र वाक्य कहला जाते हैं। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा। तो संकेतार्थक है। क्या है? यदि। यदि हमें बता देता कि संकेत, यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा, संकेत दिया जा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प दिया हो। क्या कह रहा है? मां ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। अब ये की सब बीच में आ गया ना, अब कौन सा होगा बता दीजिए। तो जो की आपका आ जाता है, हमारा मिश्र वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। की से दोनों शब्द जुड़े, मां ने कहा थी, महा ने कहा था, एक ये आपका वाक्य हो गया। इसके बाद की जुड़ गया कि उन्हें बाजार जाना है, तो ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा होगा? अब मिश्र वाक्य की पहचान करना। तो उसने मान लिया कि दोष उसका है, कि शब्द जुड़ा हुआ है ना, देखिए उसने मान लिया कि दोष उसका है, तो की शब्द यहां जुड़ गया, तो हम बात करेंगे मिश्र वाक्य की। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल वाक्य बताना। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए यहाँ पे यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन इसका सरल क्या हो जाएगा? तो इसका सरल हो जाएगा कि दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ये क्या होगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य दिया गया है? अब मिश्र वाक्य की पहचान करना है, तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। यहाँ पे जो दिया गया है कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो तब हम लोग बाहर गए, सवेरा हुआ एक शब्द ये हो गया, एक आपका एक वाक्य ये हुआ, ये आप ये वाक्य हो गया, दो वाक्य हो जाते हैं। तो प्रयुक्त वाक्य जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या? अगर इसलिए से जुड़ा हो और लिखा हो क्योंकि, लेकिन, परंतु, ये अगर शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए ये संयुक्त वाक्य का एग्जाम्पल से संयुक्त वाक्य होगा। इसमें बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, मतलब विधान वाक्य हो जाएगा।
देखिए, विधानवाक जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो वह विधानवाचक वाक कहलाता है। तो बच्चे खेल रहे हैं, जानकारी प्राप्त हो रही कि बच्चे खेल रहे हैं, खेलना यहाँ पे जानकारी प्राप्त हो रही। अगला है तेरी मेरी तेरी उसकी बात उपन्यासकार के रचनाकार कौन है? सभी लोग बताइए। मेरी तेरी उसकी बात, इस उपन्यासकार के जो रचनाकार हैं वह यशपाल जी हैं। और इनकी और अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे ज्ञानदान, तर्क का तूफान आदि हो जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से संबंध शुद्ध भारती खालिस्तान यह उक्त किस रचनाकार की है? तो हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये जो रचनाकार हो जाती है दोस्तों, ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि करुणालय में रचनाकार कौन है? तो करुणालय के रचनाकार भी आपके जयशंकर प्रसाद जी। इसके साथ साथ कामायनी, आंसू, लहर, झरना, अजात शत्रु, आकाशदीप, आंधी, तितली, ये सारी रचनाएं आपकी जयशंकर प्रसाद जी की। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है? देखिए दोस्तों, कमला, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल, ये तीनों रचनाएं विजय तेंदुलकर की रचना है। लेकिन नेफा की एक शाम, यह ज्ञानदेव अग्निहोत्री द्वारा रचित एक नाटक है और यह नाटक भारत चीन संघर्ष पर आधारित है। अगला, सुई और तांगे के बीच में कविता किस रचनाकार की? सुई और तांगे के बीच में यह कविता किस रचनाकार की है? तो केदारनाथ सिंह जी की यह रचनाकार। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हरी घास पर क्षण भर कविता के जो रचनाकार है वह अज्ञे जी। और इनकी अन्य रचनाएं जैसे चिंता, बावरा, अहेरी, करुणा, प्रभामय, ये सारी रचनाएं अज्ञे जी की। अगला प्रश्न है बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यह पंक्ति किसकी है? आपने पढ़ा भी होगा शायद, 5th क्लास से 12th क्लास के बीच में आपने पढ़ा होगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये आपके बिहारी जी की। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। असौ न मनते कस्मादनुष्ण मन लंकृति पंक्ति में के लेखक हैं? सभी लोग बताइए, इस पंक्ति के लेखक कौन? और इस पंक्ति के लेखक आपके जयदेव जी। इनमें से चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी है। श्रद्धा एवं प्रेम की योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन हो जाता है। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? तो अक्षय वट के जो रचनाकार हैं वह नासिरा शर्मा जी। नकांतमपि अर्भूषंभितानि नितामुखम, अलंकार के संबंध में यह कथन किस आचार्य का है? यह कथन आपके भामय का है। और आचार्य भामय संस्कृत के प्रसिद्ध आचार्य थे। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? किसके रचनाकार अज्ञेय जी है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑलरेडी कर चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करें। छंदानुशासन के रचयिता इनमें से कौन है? तो छंदानुशासन के रचयिता आपके हेमचंद जी हैं। अन्य रचनाएं भी हैं, काव्यानुशासन और छंदानुशासन, काव्यानुशासन, ये रचनाएं हेमचंद जी की है। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी। एक कविता संग्रह है और उनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की अन्य भी रचनाएं हैं, मुकुल, बिखरे मोती, झांसी की रानी। अगला जो प्रश्न दिया गया है
कि इनमें से देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? देहाती दुनिया, तो देहाती दुनिया के उपन्यास के जो लेखक आपके कहला जाते हैं वे कहला जाते हैं शिव पूजन सहाय। वे दिन वे लोग, मेरा जीवन, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार विभूति आदि इनकी रचनाएं हैं। एबीसीडी के रचनाकार कौन है? तो एबीसीडी के जो रचनाकार कहला जाते हैं रविंद्र कालिया। एबीसीडी जो है रविंद्र कालिया द्वारा लिखित एक उपन्यास है। इनके द्वारा लिखित अन्य उपन्यास है खुदा सही सलामत है। ठीक है, तो एबीसीडी अगर आता है तो रविंद्र कालिया की बात करेंगे। आत्मनेपद के रचनाकार कौन है? तो आत्मनेपद के जो रचनाकार हैं वह अज्ञे जी। कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो वह कहला जाते हैं डॉक्टर धर्मवीर। अगला है रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे गीत के रचनाकार कौन है? तो इस गीत के रचनाकार आपके हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं और इनकी सबसे प्रसिद्ध जो कृति है वह है मधुशाला। अगले भावों की मुक्त छंदों की भी मुक्ति चाहती है, भावों की मुक्त छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्त किस रचनाकार की? तो यह उक्ति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अगला है आंसू के कवि कौन है? तो आंसू के कवि आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा, यह उक्त किस रचनाकार की है? तो ये नानक देव जी की रचनाकार है। सभी लोग बताइए नानक देव की रचनाकार है या विद्यापति की है या कबीर दास जी की या सूरदास जी की? तो देसिल बौना सब जन मिठा में तैतन जपो अवहट्टा, तो ये जो रचनाकार है ये आपके विद्यापति जी की, ना कि नानक देव जी की। कहीं कहीं आपको नानक देव मिल सकता है लेकिन राइट ऑप्शन विद्यापति है। देखिए विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन विद्यापति वाला सही हो जाएगा। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह किस रचनाकार की युक्ति है? तो काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह आपके जयशंकर प्रसाद जी की युक्ति हो जाती है। अगला जो प्रश्न है कि झरना की रचनाकार कौन है? तो झरना के रचनाकार भी आपके जयशंकर प्रसाद जी। श्रीमती कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो यह अंग्रेजी भाषा से लिया हुआ माना जाता है विराम चिन्हों को, श्री कामता प्रसाद गुरु के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। आय तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, इस वाक्य में विराम चिन्ह कौन सा होगा? आय, आय नहीं लिखा हुआ, आहा, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद हो रहा है, तो इसमें जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, विस्मयादि बोधक लगेगा। अगला प्रश्न है कि पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए, उपाय का पर्यायवाची बताना है। तो उपाय का जो पर्यायवाची हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, सभी बताइए। उपाय का पर्यायवाची होगा तरीका। आपके पास क्या उपाय है, आपके पास क्या तरीका है। पर्यायवाची शब्द पहचानना है अरुण, अरुण का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा दिवाकर, सुधाकर, हिमकर, निशापति, हिमांशु, शशांक, सुधाकर, ये सारे पर्यायवाची। इनमें से भूगोल का विलोम शब्द क्या होगा? तो भूगोल का विलोम होता है खगोल, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, आपको बता भी चुके हैं।
संधि का विलोम क्या होता है, ये हमने नहीं किया है। संधि का विलोम होता है विग्रह। संधि यानी जोड़ना, विग्रह मतलब अलग करना। तो दोनों चीजें आपने समझ लिया, संधि और विग्रह। इसके बाद जो अब आगे हम प्रश्न करने जा रहे हैं, इसमें निर्देश दिया गया है कि असमार्थक शब्द का चयन करना है। तो असमार्थक शब्द का इसमें चयन करना है। जो 94 दो प्रश्न रहेंगे, इनमें असमार्थक शब्द का चयन करके बताइए। तो 94 में जो असमार्थक शब्द हो जाएगा वह होगा संकट, और 95 में जो असमार्थक शब्द हो जाएगा वह होगा द्वेष। और पीड़ा, व्यथा, दर्द, ये तीनों जो शब्द दिए गए हैं, ये हमारे सार्थक शब्द दिए गए हैं। और संकट हो गया, विपत्ति हो गया, आपदा हो गया, ठीक है। और आपके जो 95 में स्नेह, अनुराग और प्रीति दी गई, ये अनुरुक्त सार्थक शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे संकट और द्वेष। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ऑलरेडी आपके आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हेतु, धन और प्रयोजन, ये तीनों अर्थ से जुड़े हुए हैं, लेकिन चेष्टा जो शब्द है यह अर्थ से नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थ के पर्याय क्या होते हैं? हेतु, धन, प्रयोजन, किंतु चेष्टा इसका पर्याय नहीं होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन करना है। तो अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प हो जाएगा, और वह हो जाएगा वाचाल। बाकी जो चुप, बेबस और गूंगा दिया गया है, ये तीनों अनेकार्थी शब्द के मूक दिए गए हैं, लेकिन वाचाल आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिता के घर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो पिता के घर जो रहने वाली युवती होती है, उसके लिए जो उपयुक्त होता है वह होता है सुवासिनी। क्या होता है? सुवासिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त कौन सा होगा। वह होगा अनुश्रुति। क्या हो जाएगा? परंपरा से चली आ रही बात वाक्यांश के लिए सटीक जो होगा अनुश्रुति हो जाएगा। अगला है, बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा हो जाता है। तो बाग बाग होना मतलब अति प्रसन्न होना। अगला है, काठ होना मुहावरे के इनमें से क्या अर्थ हो जाता है। तो काठ होना मतलब स्तब्ध होना। मक्खी पर मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो मक्खी पर मक्खी मारना मतलब पूरी नकल करना। वाक्य प्रयोग, जब से नौकरी छूटी है तब से घर पर बैठकर मक्खी मार रहा है, मतलब पूरी नकल करना। या कोई और हो सकता है, मक्खी मारना या कुछ ना करना। सभी बताइएगा। जितना मुंह उतनी बातें, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। मतलब जितना मुंह उतनी बातें, एक ही शब्द को अलग अलग अपने अपने देखिए अलग अलग विचार होते हैं। धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। तो धब्बा लगाना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे जो आपका हो जाता है वह होता है कलंकित करना। पहला ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला है कि पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। पार्टी पढ़ना, पार्टी पढ़ना मुहावरे का अर्थ है खुश हो। सबक सीखना क्या होगा। खुश रहना नहीं, पार्टी पढ़ना मतलब होता है सबक सीखना होगा, खुश होना नहीं होगा। ना ही खुश होना होगा, ना ही ध्यान करना, ना ही नगाड़ा। सबक सीखना, पार्टी पढ़ना मतलब क्या होता है, सबक सीखना। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। आई तो रोजी नहीं तो रोजा,
आई तो रोजी नहीं तो रोजा, इस लोकोक्ति अर्थ क्या हो जाएगा? इस लोकोक्ति अर्थ हो जाएगा कमाया तो खाया नहीं तो भूखे। अब 108 से लेके 112 तक जो प्रश्न रहेंगे गद्यांश से प्रश्न रहेगा। और गद्यांश आपका क्या है कि विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। तो विज्ञान से संबंधित आपका यह है, ठीक है, गद्यांश रहेगा। और इस गद्यांश से संबंधित हम प्रश्न करेंगे कि वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया कि उसे मुक्ति मिली। उसे किससे मुक्ति मिली है? तो उसे भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारणा से मुक्ति मिली। अगला, विश्व के परिवारत लगने का प्रमुख कारण क्या होता है? प्रमुख कारण होता है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हस्तामलक शब्द से अभिप्रेरित हो जाता है। तो हस्तामलक शब्द से जो अभिप्रेरित हो जाएगा यहाँ पर वह हो जाएगा स्पष्ट और अनायात बोधगम। अगला, वैज्ञानिक चिंतन पदवन से क्या आशय होता है? तो स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल में या इसके बल से मनुष्य जो है वह प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। क्योंकि इसके बल से मनुष्य जो है प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। अगला जो प्रश्न है कि जब कोई सरकारी पद, कार्यालय, ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे परिपत्र कहा जाता है। कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो नीचे दाहिनी ओर आएगा। नीचे के दाहिनी ओर जो है कार्यालय आदेश में अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, वह स्थान आता है नीचे के दाहिनी ओर। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्त छुट्टियों की स्वीकृति अथवा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है? वह आपका कार्यालय आदेश। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है? वह होता है अधिसूचना। बी ऑप्शन सही कर लेना है। इनमें से कौन सा नाटक उपनिषद काल पर आधारित होता है? वह होता है जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है जो उपनिषद काल पर आधारित है और इसमें महाभारत का प्रसंग लिया गया है। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजोपन काल का नाम जो है किसने दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। जी हाँ, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजपौन काल का नाम दिया है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा कहलाता है? तो अपभ्रंश भाषा का जो काल कहलाता है वह 500 ईसा से 1000 ईस्वा माना जाता है और पूर्व आदिकाल में अपभ्रंश की अनेक रचनाएं भी प्राप्त हुई हैं। आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है? तो आदिकाल का संभावित समयारंभ जो माना गया है वह माना गया है 1050 विश्वत संघ माना गया है, जिसे अधिकांश विद्वानों की सहमति। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान या मूर्त देवी पुरस्कार। तो ममता कालिया को दुखम सुखम उपन्यास के लिए जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वह पुरस्कार है व्यास सम्मान। और व्यास सम्मान जो है 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में
4 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत आपके आर्य परिवार की भाषा कहला जाती है, जो हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली ये इनसे उत्पन्न हुई है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के प्रारंभकर्ता पद्म सिंह शर्मा जी। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। टेलीग्राम से अवश्य जुड़िएगा, लिंक दे दूंगा। फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, ये मॉडल पेपर की भी मिल जाएगी। तो निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी इन तीनों का हुआ है, लेकिन बघेली का नहीं हुआ है। बघेली बोली का विकास शौर सैनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। बाकी बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली ये बोलियां जो है बघेली पूर्वी हिंदी से विकसित है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था। और राम कुमार वर्मा जी ने क्या कहा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल या संधि काल कहा था। आदिकाल का हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन राम कुमार वर्मा जी अगर आता है या प्रश्न पूछा जाता है संधि काल या चारण काल, तो फिर राम कुमार वर्मा जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार भक्तों की संख्या टोटल 12 मानी जाएगी। जबकि नायारों, अगर नयारों आता है, आलवार भक्तों के लिए 12 है, लेकिन अगर आपका नए नारों पूछा जाता है, जी हाँ, नए नारों की संख्या टोटल 63 मानी गई। और सिद्ध और जैन जो क्रमशः कहलाते हैं, सिद्ध 84 और जैन भी 84, और नाथों की संख्या 9 मानी गई। अगर नाथों पूछा जाता है तो नाथों की संख्या टोटल 9 मानी गई। तो किस काल को गद्यकाल के नाम से भी जाना जाता है? आधुनिक काल को। गद्यकाल आधुनिक काल का अन्य नाम है। वीरगाथा काल को, वीरगाथा काल जो है इसको आदिकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल तथा भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो गद्यकाल जो है आधुनिक काल। पूर्व मध्यकाल का समय कौन सा कहलाता है? तो पूर्व मध्यकाल मतलब भक्ति काल की बात की जाती है, तो 1050 से 1375 विवन संवत तक माना जाता है। विश्वत संवत की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल को हिंदी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? तो आप सभी लोग जानते हैं केशव, देव, भूषण ये तीनों लक्षण ग्रंथ लिखे, लेकिन बिहारी जी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं, इन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। बाकी केशव, देव, भूषण इन जो है लक्षण ग्रंथों की बात की जाती है, इन्होंने लिखा है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो सिंधी भाषा का विकास जो है आपके ब्राचड़ अपभ्रंश से माना जाता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी किस हिंदी की बोली है? जो छत्तीसगढ़ बोली का विकास आपके पूर्वी हिंदी से हुआ। इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो केशवदास जी को। कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा गया है। ये रीतिकाल के रीतबद्ध कवियों के अग्रणी रहे हैं, काव्य की परंपराओं को लेकर संवेदनशील भी रहे हैं, और इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। केशवदास जी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी?
तो साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी संस्था द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। भक्ति आंदोलन को इनमें से किस विद्वान ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया कहा? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लाम के आक्रमण को भक्त के उदय का कारण माना है। इस्लाम आक्रमण ने हिंदुओं की भावनाओं को कुचला था, जिससे हिंदू अभर्ष की स्थिति में आ गए थे और भक्त की ओर मुड़ गए थे। मैथिलीशरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र इनमें से किस पुस्तक से प्रतिष्ठित किए हैं? और वह कहलाती है साकेत। मैथिलीशरण गुप्त ने अपेक्षित नारी पात्रों को महत्ता दी है। उन्होंने यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला को मुख्य पात्र माना है। साकेत में गुप्त जी उर्मिला को नायिका मानते हुए उसके वियोग का भी वर्णन किया है। किसने? मैथिलीशरण गुप्त की बात करते हैं। दोस्तों, हड़ौती बोली कौन सी बोली कहलाती है? तो हड़ौती जो बोली होती है वह पूर्वी राजस्थान की बोली है। यह बोली राजस्थान के कोटा, बूंदी आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है हड़ौती। लीलाधर जगुड़ी को किस कृति का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो लीलाधर जगुड़ी की अगर बात करते हैं, जिस कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह आपकी है अनुभव के आकाश में चांद। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, नाटक जारी है, रात अभी मौजूद है, इस यात्रा में, घबराए हुए, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। लीलाधर जुगड़ी की बात करते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम लेखक माना जाता है वह हमारे गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक फ्रेंच विद्वान गारसा दत्तासी को माना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तक इस्तवार दाला लितरे न्यूर एंदोई एंदोस्तानी लिखी है। काफी बड़ा नाम है। भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक आपके सूरदास जी रहे। कौन थे? सूरदास जी थे। पाली भाषा का अन्य नाम क्या है? तो पाली भाषा का अन्य नाम हो जाता है मागध, मगधी। संस्कृत से हिंदी तक भाषाओं का क्रम जो होता है, पहले होता है संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के बाद फिर आपका आता है पाली, पाली के बाद आता है प्राकृत, प्राकृत के बाद आता है अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद आता है हिंदी। तो इस प्रकार क्रम है आपका। अगला प्रश्न है, मगधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? वह कहलाती मगही। मगधी अपभ्रंश से मगही, भोजपुरी, बघेली आदि बोलियों का विकास हुआ है। अज्ञेय कृत कितनी नावों में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अज्ञेय का जो एक कृत है कि कितनी नावों में कितनी बार, इनके लिए एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और वह पुरस्कार कौन सा है? वह पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को उनकी रचना कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सुमित्रानंद पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो जो चितंबरा, सुमित्रानंद पंत जी को उनकी रचना चितंबरा के लिए हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्रदान किया गया था। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस जो है प्रमुख दिया जाता है? वह प्रमुख है अद्भुत रस। जी हाँ, कबीर दास जी की भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनकी उलटबसियों में अद्भुत रस का प्रयोग प्रमुख रूप से मिलता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन, इनमें कौन सा छंद है? इनमें जो छंद हो जाता है सोरठा होता है। कौन सा हो जाएगा? सोरठा।
देखिए, यह 48 मात्राओं का एक मात्रिक छंद होता है, जिसके पहले और तीसरे चरण में, किसमें होती है? पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में टोटल कितनी होती है? 11 मात्राएं होती हैं। और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती। किसकी बात करेंगे? सोरठा की। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फाड़ियों का मुख क्यों भरा हीरों से। ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें आपका अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। बांधा था विधि को किसने, मतलब विधि विधान को किसने बांधा, इस काली जंजीर से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हीरों से। यानी मणि वाले जो फन है उनका जो मुख है वह हीरो से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ा चढ़ा के जहाँ बातें की जाती है, अति संयुक्त अलंकार होता है। भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुसार देखा जाए तो वह है 15 वर्षों तक। या दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अनुसार हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, परंतु 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने का भी सुझाव दिया गया था। इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? वह चर्चित आपकी रचना बताना। एक टीवी सीरियल भी बन चुका है और वह आपका चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता पर आधारित लोकप्रिय टीवी सीरियल बना है, जिसका निर्देशन नीरजा गुलेरी ने किया था। और इस प्रैक्टिस सेट का 150 क्वेश्चंस है कि इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? सिंधी, कन्नड़, नेपाली या तुल। सभी लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। हम सभी लोग जानते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन कौन सी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल है, ये बताना है। सिंधी, कन्नड़, नेपाली, तुल। सभी कमेंट कीजिएगा। बाकी 7 PM में आपकी पेडागोजी के बाद ये जो पहला भाग है आपका, ये सेकंड भाग हमने 120 क्वेश्चंस किया है, लेकिन पहला भाग जो 30 प्रश्नों का है वो जल्द ही हम प्रैक्टिस सेट पर लाने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। 7 PM में क्लास पे अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपके अगले मॉडल पेपर, अगले प्रैक्टिस पेपर पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।